हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक्षा त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों को पीएचपी कोडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी पीएचपी के ऊपर एक लेसन बनाया, एक कोर्स बनाया जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ पीएचपी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की, आप लोगों से शेयर की। अभी मैं इस लेसन में सिर्फ कोडिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि कोडिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए पीएचपी में, क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उसके सिंटैक्स, वो किस फॉर्मेट में हमें लिखना है, ये हम ना भूलें। अगर हम ये चीज़ भूल जाते हैं तो हमें ऑल्दो हमें वो आता है लेकिन हम फिर भी नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो इस वाले लेसन में हमने सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के बारे में से बताया है कि कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग को कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें का ध्यान देना है जब हम कोडिंग करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीएचपी कोडिंग का सिंटैक्स कैसे होता है। हर एक पीएचपी स्टैंड करता है प्री हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, इसके बारे में मैंने पहले ही अपने लेसन में बता चुकी हूँ। पहले ही एक कोर्स मैंने बनाया था जिसमें मैंने पीएचपी क्या होता है उसके बारे में बताया है। ओके, तो अभी मैंने इसके सिंटैक्स, इसके वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सब के बारे में बताया। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला कोड ये पीएचपी का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है कि इस फॉर्म में ही हमको पीएचपी का कोड लिखना है। इसी के अंदर हमें वेरिएबल हम कर सकते हैं डिक्लेयर, इसी के अंदर हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो भी हमें लिखना है हमें इसके अंदर ही लिखना है। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। आपको जो भी यहाँ पे लिखना है, जो भी कोडिंग आपको करनी है वो इसके अंदर आएगा। फिर क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन क्लोज, ये इसका सिंटैक्स होता है। तो आप कभी भी पीएचपी टेक्स्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पीएचपी है, उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। आपको जो भी लिखना है उसके अंदर आप लिख सकते हो। तो ये आपका बेसिक सिंटैक्स है जो कि हर में होता है। दूसरी चीज़, अगर आपने पीएचपी के बारे में लिखा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हमें सेव करना होता है। तो हम हमेशा पीएचपी किस में सेव करते हैं, जब भी हम जैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो जैम हमेशा सी के अंदर होता है। आपका सी ड्राइव के अंदर जैम का एक फोल्डर रहेगा। जैम फोल्डर के अंदर आपका htdocs करके एक फोल्डर रहता है। htdocs के अंदर आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सपोज मुझे ये वाली फाइल को सेव करना है, कैसे सेव करना है, a.php। .php इसका एक्सटेंशन होता है। जावा में .java होता है, सी में .c होता है, ठीक है। वैसे ही पीएचपी का सेव करने के लिए .php हम लोग लगाते हैं। तो ये सपोज ये मेरा फाइल है, इसको मुझे सेव करना है। तो a.php किसके अंदर, सी के अंदर जैम के अंदर htdocs और htdocs के अंदर आपका ये फाइल रहेगा। आप कहीं पे भी सेव नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक फाइल है उसी के अंदर। तो a.php आपने लिखा और ये सेव हो गया। और फिर आपको ब्राउजर पे जाकर लोकल होस्ट करके अगर आप रन करेंगे, लोकल होस्ट /a.php, लोकल होस्ट /a.php, तो वो रन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये कौन सा सिंटैक्स है, इसमें मैंने बताया है कि एक बेसिक पीएचपी का प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 लाइन, ये लाइन किस लिए हम लोग लिखते हैं, अगर सपोज हम HTML के अंदर पीएचपी डायरेक्टली लिख सकते हैं, पीएचपी के अंदर HTML नहीं लिख सकते, लेकिन HTML के अंदर हम पीएचपी लिख सकते हैं। तो हमें अगर कोई स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में चाहिए कि सपोज मुझे एक GUI चाहिए जिसके अंदर एक बराबर कोडिंग के लिए, अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लिखते हैं, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लिखते हैं तो भी हमारा कोड रन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा लिखने की ज़रूरत है, बट अगर हमें एक फॉर्मेट में चाहिए तो हम इसलिए पूरा लिखते हैं। तो ये मेरा पहला पीएचपी पेज है, आप देख सकते हैं। सेम आप इससे कंपेयर करें तो सेम है, PHP इको हेलो। इको एंड प्रिंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बड़ी बेसिक सिंटैक्स है जो हर एक पीएचपी, दिस इज अ वेरी, ये बहुत एक सिंपल प्रोग्राम है पीएचपी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कमेंट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो कमेंट्स
ज़रूरी नहीं होता है एक कोडिंग में, क्योंकि वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब हम आउटपुट देखते तो वो हमें शो नहीं करता है, बट कमेंट हमारे लिए होता है, यूज़र के लिए होता है, कोडर के लिए होता है, कि उसको वो पहचान सके कि ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये कमांड क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग कमेंट डालते हैं। तो कमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सिंगल लाइन कमेंट हो सकता है, सिंगल लाइन हमेशा हैश से शुरू होता है, या तो डबल फॉरवर्ड स्लैश से यूज होता है। और अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखना है, बहुत सारी लाइन लिखना है कमेंट में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश क्लोज। ठीक है, तो सेम आपका प्रोग्राम सेम था, बस आपने कमेंट डालिया, पर ये कमेंट इग्नोर नहीं, जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको ये लाइन नहीं दिखेगी। ये यूजर के लिए होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वाली लाइन क्या कर रही है। दूसरी चीज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है व्हेन हम जब कोडिंग की बात करते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स एक ऐसी चीज है जो कि डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हमने वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया तो हम कोई सिस्टम पे काम नहीं कर सकते। तो पीएचपी में वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से इंडिकेट होता है। तो आप कभी भी पीएचपी में डॉलर देखें, कोई नाम के बाद डॉलर देख के पहले डॉलर देखते हैं, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। तो हमेशा जब आप वेरिएबल का नाम लें, आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि एक वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए, पहली चीज। उसका पहला कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे डॉलर टेक्स्ट लिखा है, मैं डॉलर अंडरस्कोर टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ, या डॉलर टेक्स्ट, पर मैं $1 या $2 नहीं लिख सकती। पहला नंबर हमेशा, पहला जो डिजिट लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता कोई भी वेरिएबल। दूसरी चीज है कि हमेशा अंडरस्कोर, अगर जैसे मैंने डॉलर टेक्स्ट लिखा तो $T के बाद मैं नंबर लिख सकती हूँ, एक लेटर के बाद मैं नंबर लिख सकती हूँ, पर मैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ये कुछ रूल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव जैसे आपको पता है कि अगर मैं डॉलर टेक्स्ट स्मॉल में लिखूं और सेम प्रोग्राम में डॉलर टेक्स्ट कैपिटल में लिखूं, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल, सेम वर्ड कैपिटल में अलग हो जाता है और स्मॉल में अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस बातों का आप ख्याल रखें। तो ये एक एग्जाम्पल है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट में शोर हो गया। अब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम बहुत सारे, हम एक वेरिएबल में स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम नंबर भी डाल सकते हैं, हम डबल फ्लोट नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे डेसिमल नंबर भी हम डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ स्ट्रिंग डालें। तो इस तरह से मैंने सपोज टेक्स्ट में वैल्यू डाली है, एक वेरिएबल में ये वैल्यू डाली है, एक वेरिएबल में ये, इसका एक आउटपुट मैंने शो किया है। जैसे डॉलर टेक्स्ट में मैंने प्रतीक्षा डाला और मैंने इको किया आई लव डॉलर टेक्स्ट। इको मतलब प्रिंट करने के लिए। तो डॉलर टेक्स्ट में क्या वैल्यू प्रिंट होगी? प्रतीक्षा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे मेरी स्टोर हो गई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं। तो बट हमेशा यही ध्यान रखना है कि डॉलर साइन होना चाहिए। अगर हमने जो वेरिएबल और नाम जो भी डिक्लेयर किया वही हमें प्रिंट कर सकते हैं। वेरिएबल स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वेरिएबल स्कोप दो तरीके की होते हैं, या तो लोकल वेरिएबल होते हैं या तो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल स्कोप का मतलब होता है कि ये इफेक्टिव कितना है, ये इफेक्ट कितना करेगा एक प्रोग्राम में। तो अगर ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप मतलब क्या होता है कि एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकती हूँ। ग्लोबल स्कोप का ये रूल है कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया तो उसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ। वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन मुझे कॉल बनाना पड़ेगा, उसको कॉल कर सकती हूँ। ये ग्लोबल स्कोप का रूल है। लोकल स्कोप में क्या होता है कि एक वेरिएबल हम एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल में क्या होता है, हम नहीं कर सकते, हम पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पहले डिक्लेयर करो, उसके बाद फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। लोकल में क्या होता है, हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आगे की वीडियो में मैं इको, डेटा टाइप, स्ट्रिंग के बारे में बात करूंगी। इसमें सिर्फ इतना ही था कि एक
PHP में आपका बेसिक सिंटैक्स एक हम आपको रिवीजन दे देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक बेसिक सिंटैक्स देखा कि एक सिंटैक्स कैसा दिखना चाहिए। एक सिंटैक्स ऐसा होता है, उसके बेस पे मैंने ये एग्जाम्पल कंसीडर किया। अगर आप HTML डॉक टाइप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका एग्जीक्यूट होता है, अगर आप सिर्फ इतनी लाइन लिखेंगे तो भी एग्जीक्यूट होगा। ये एक उसको स्ट्रक्चर देने के लिए हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते हैं। आप नहीं भी लिखेंगे, आप देख सकते हैं मेरे आगे के एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिखा है तो भी मेरा आउटपुट आएगा। फिर मैंने आपको बताया कमेंट्स क्यों यूज होता है। कमेंट्स एक लाइन के लिए भी हो सकता है, बहुत सारी लाइन के लिए भी हो सकता है। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, ये आपको दिखेगा नहीं। फिर मैंने आपको वेरिएबल बताया, वेरिएबल के कुछ रूल्स बताए हैं कि एक वेरिएबल हमेशा $साइन से इंडिकेट होता है। वेरिएबल एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। लेटर के बाद आप नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। और केस सेंसिटिव, दो एक ही नाम अगर स्मॉल और कैपिटल में लिखा है एक ही प्रोग्राम में तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर आप $टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसी फॉर्म में आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। आप कैपिटल TXT से नहीं कर सकते, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वेरिएबल स्कोप मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव, ये कितना कहाँ पे हम इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करें। अगर हम ग्लोबल यूज कर रहे हैं तो हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर हम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। लोकल में क्या होता है, हम इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है लोकल और ग्लोबल में। थैंक यू सो मच। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, आपको सजेशंस दे सकूं। मेरे नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इको प्रिंट, डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।